So thank you so much for watching this video, and if you are think this video is little bit informative for your exam, so please subscribe my channel online GS classes for more such type of videos। and इस जो सीरीज है ये पॉलिटी की, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके और ये कुछ मिनटों की जो वीडियोस होती हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगी। ओके सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। सो हेलो फ्रेंड, कल के हमने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल राइट पार्ट 2 में कुछ आर्टिकल जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, बट आर्टिकल 32 जो है, जो कि रेमेडीज माना जाता है इन सभी आर्टिकलों का, वो पेंडिंग था। तो वो रेस्ट ऑफ जो आर्टिकल है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको आर्टिकल 19 से लेकर के जितने भी थे 22 तक, फिर 25 से लेकर के 28 तक जो राइट टू रिलीजन है, आफ्टर दैट मैंने आपको 29 जो माइनॉरिटी है, 30 जो है, वो सभी मैंने इस प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। बाकी अभी जो बचा आर्टिकल है उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ओके सो आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू रेमेडीज। इट्स मीन जितने भी आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट हमारे जितने भी हैं, उनके सभी अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 2 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वह अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? रिट्स जारी कर सकता है। रिट्स यानी एक तरह के ऑर्डर होते हैं, कुछ 5 तरह की रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और उसके फंडामेंटल राइट के हनन होने को रोक सकता है। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। ऐसे ही आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है, जिससे कि हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन आप ये माइंड में रखोगे कि जो आर्टिकल 32 है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट इसका यूज कर सकता है, बट जो आर्टिकल 226 जो पावर देता है हाई कोर्ट को, वो फंडामेंटल राइट के अलावा और भी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लेकर हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। तो इस तरह से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडिया में इन दो के अलावा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो रिट्स जारी करे, या कि इसके अलावा कोई ऐसी क्वासी जुडिशरी बॉडी ऐसा कोई भी नहीं है जो रिट्स जारी करती है। ओनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही ऐसे दो बॉडी है जो कि रिट्स जारी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट के अलावा कोई और सब ऑर्डिनेट कोई भी कोर्ट ऐसा हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई कुछ भी जारी नहीं कर सकता। सिर्फ ये रिट्स जारी करने की पावर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है पावर, और इसके अलावा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। ओके सो 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं जो हमारे संविधान में। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स। इट्स मीन ये रिट्स क्या होती हैं? ये एक तरह का ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही रिट्स इशू कर सकती है। ओके तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिट्स। ये जो रिट्स हैं ये 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप ऑफ रिट्स। ये जो रिट्स हैं हमने ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो कर रखा है, तो ये आपको याद रखना है। रिट्स जितने भी हमारे 5 टाइप के, दीज ऑल आर इन लैटिन लैंग्वेज। तो इनको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जैसे प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वारंटो। तो दीज ऑल आर 5 टाइप ऑफ रिट्स विच आर इन लैटिन लैंग्वेज। ओके तो अब हम इनके बारे में ब्रीफ जानेंगे, हाउ टू ऑर्डर और इशू रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके सो जो ये रिट्स का कंसेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के जो क्वीन और प्रिंस थे, वो जो कि जस्टिस ऑफ फाउंटेन बोले जाते थे, वो इशू करते थे रिट्स। बट इंडिया में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी इज सुप्रीम, सो दैट्स वाई इशू कौन जारी करता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके सो अब हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके सो सबसे फर्स्ट हम करेंगे हैबियस कॉर्पस। ओके इसका मीन होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इट्स मीन टू हैव रिप्रेजेंट दी बॉडी। और हैबियस कॉर्पस जो होता है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इट्स मीन टू हैव रिप्रेजेंट दी बॉडी। जो अगर किसी का इलीगल डिटेंशन होता है तो उसको जो जज है वो ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर कोई भी अगर जाके कंप्लेन कर दे कि इस बंदे की इलीगल डिटेंशन हुई है, तो उसमें हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर इशू कर सकते हैं। रिट्स हैबियस कॉर्पस के थ्रू रिट्स इशू करते हैं टू हैव रिप्रेजेंट दी बॉडी, जिसको डिटेंशन किया गया है, जिसका उसको प्रेजेंट किया जाए। ओके तो ये जो हैबियस कॉर्पस है ये एक इंडिविजुअल के लिए भी जारी कर सकते हैं, और प्राइवेट यानी इंडिविजुअल के लिए भी, और गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट से पब्लिकली अगर कोई रिलेशन है उनके लिए भी जारी हो सकता है। इट्स मीन यह एक पुलिस वाले के लिए भी हो सकता है रिट्स इशू, और इसके अलावा एक नॉर्मल यानी प्राइवेट पर्सन के लिए भी इशू हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हैबियस कॉर्पस सभी के लिए हो सकता है इशू। ओके ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर किसी का इलीगल डिटेंशन होता है, जो कि हमें फंडामेंटल आर्टिकल 22 के तहत मिला है, कि अगर किसी को हम अरेस्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को, तो उसको विद इन 24 आवर के अंदर में हमें जज के सामने प्रस्तुत करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। अगर वो 24 आवर के अंडर में उसको जुडिशियल अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इट्स मीन वह इलीगल उसका डिटेंशन हुआ है, और उसका इलीगल डिटेंशन हुआ है। और अगर किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन होता है, तो अगर उसके कोई नॉन या फिर कोई ऐसा अननोन भी जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बोलता है कि इस बंदे का इलीगल डिटेंशन हुआ है और इसको सामने लाया जाए, तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस जो रिट्स है वो गवर्नमेंट जो जुडिशरी है वो इशू करती है। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्राइवेट पर्सन के लिए भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी हैबियस कॉर्पस का यूज कर सकती है जुडिशरी। ओके ये चीज याद रखनी है आपको। इसके अलावा जो हैबियस कॉर्पस है, इसका लैटिन लैंग्वेज में मीन यही होता है कि आप इस बंदे को रिप्रेजेंट करें, यानी प्रस्तुतिकरण करें उस बंदे का जिसको भी डिटेंशन में डाला गया है, टू हैव रिप्रेजेंट दी बॉडी ऑफ द इलीगल डिटेंशन पर्सन। ओके ये चीज आपको माइंड में बिल्कुल रखनी है। तो ये आपको याद रखनी है, हैबियस कॉर्पस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी इशू की जा सकती है। ओके सेकंड वन अनदर थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दिस हैबियस कॉर्पस। अगर आपको
आपको कोर्ट के द्वारा ही, यानी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही आपको डिटेंशन किया गया है ड्यूरिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसकी आपने अवहेलना करी है, उसके तहत अगर आपको कोई डिटेंशन किया जा रहा है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस हैबियस कॉर्पस, यानी आप इस हैबियस कॉर्पस रिट्स के लिए एलिजिबल नहीं है अगर कोर्ट्स के थ्रू ही आपको डिटेंशन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, सो सेकंड रिट्स क्या है या पिटिशन क्या है? सेकंड है मैंडमस। इसका मीनिंग होता है वी कमांड यू। ओके, इसका मतलब क्या होता है? परमादेश, यानी हम आपको आदेश देते हैं। ओके, तो ये जो है मैंडमस जो रिट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इट्स मीन गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के लिए ही इशू की जा सकती है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। इट्स मीन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप मान लो टैग है, सीएजी है, वो ऑडिट ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये मैंडमस इशू की जा सकती है। या इसके अलावा मान लीजिए आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, वो भी अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हैं, देन मैंडमस उनके लिए भी जारी की जा सकती है, रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, तो मैंडमस आपको समझ में आ गया। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक ऑफिस या इवन कोई ट्रिब्यूनल हो, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन वी कैन इशू मैंडमस रिट्स। ओके, ये आपको याद रखनी है। अब आप कल को ये बोल दो कि एलन मस्क या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, जैसे अनिल अंबानी हो गए, रिलायंस के सीईओ हैं, उनके लिए आप मैंडमस इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मैंडमस किसके लिए इशू नहीं किया जा सकता, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए मैंडमस का यूज नहीं किया जा सकता। ओके, या फिर आप मैंडमस का यूज गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकते हो कि उनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं वो उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंडमस का यूज हम कब कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, और कब नहीं कर सकते हैं। इसका मीन क्या होता है मैंडमस का? वी कमांड यू, हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, आई थिंक। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसका सिंपल सा मीन होता है स्टे। अगर आपने सुना होगा, आपने नॉर्मल जो डेली यूज में लाइफ होती है, जैसे किसी प्रॉपर्टी पे किसी ने स्टे ले लिया, ओके, तो इसका हिंदी में मीन होता है निषेध। ओके, सो मैंडमस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स है, और जो मैंडमस है, अगर आप सोचो कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, यानी कोई पुलिस वाला है, और उसका जो सीनियर है वो उसको बोलता है कि जाके आप मेरे लिए खाना बना दो, देन उसके लिए आप कोई रिट्स इशू नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, वो उसका अनऑफिशियल ड्यूटी माना जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप मैंडमस इशू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी, जैसे दो कॉर्पोरेट है और उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टनर के बीच में, देन उसके लिए अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, देन यू कैन नॉट गो थ्रू दिस मैंडमस। ओके, सो आप इसके लिए आप मैंडमस का रिट्स इशू नहीं करवा सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैंडमस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिसमें कुछ हमारे इंडियन जो है उनको एग्जेम्पशन दिया गया है इसके मैंडमस के थ्रू, जैसे हमारे ऑनेबल प्रेसिडेंट एंड इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं, उनके लिए वैन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जुडिशियल, इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके जब वो अपनी जुडिशियल ड्यूटी में हो, उस टाइम पे आप ये मैंडमस इशू नहीं किया जा सकता उनके लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें तो सभी को याद रहती है, बट एग्जामिशन क्या है वो चीजें एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कुछ ऐसे पर्सन इंडिया में जिनके लिए, कुछ ऐसी अथॉरिटी जिनके लिए मैंडमस रिट्स इशू नहीं किया जा सकता जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोहिबिशन। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन प्रोहिबिशन रिट्स। प्रोहिबिशन रिट्स क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी दोनों को एक साथ याद करना पड़ेगा, जिससे, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटिव है। ओके, तो प्रोहिबिशन वर्ड का जो मीन होता है वो, इसका मीन होता है प्रिवेंशन। यह बात आपको याद रखनी है, इसका मीन होता है प्रिवेंशन, या आप इसको कह सकते हैं स्टॉप या स्टे। ओके, तो जनरली आपने अपने घरों में या फिर कोई आसपास के कोई केस चल रहा होता है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी पे स्टे ले लिया, तो इसका मतलब यही होता है कि अब इस ऑर्डर को दूसरी अथॉरिटी देखेगी, इस पे स्टॉप लग गया, यानी स्टे लग गया है। ओके, तो अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्केबल है, मतलब प्रोहिबिशन रिट्स कब इशू किया जा सकता है। यू नो वेरी वेल कि जो हमारी जुडिशरी अथॉरिटी होती है, उसमें सबसे सुप्रीम क्या होता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट, और इसके अंडर में कौन से होते हैं? हाई कोर्ट के नीचे होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये दोनों होते हैं। तो सब आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोहिबिशन इशू कर सकता है हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट इशू कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। इसके अलावा एक चीज आपको बहुत माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखनी है कि जो प्रोहिबिशन रिट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी बॉडी और क्वासी जुडिशरी बॉडी के द्वारा ही, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही रिट्स इशू किया जा सकता है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। ओके, कि हाउ टू वर्क प्रोहिबिशन रिट्स। लेट्स सॉर्ट, मान लीजिए किसी एक बच्चे ने कोई क्राइम किया है, तो अगर वो बिलो 18 है वो बच्चा, तो उसका जो केस है वो चलना चाहिए जुवेनाइल केस में, उसका जो ट्रायल है केस का वो चलना चाहिए जुवेनाइल कोर्ट में, बट उसका मान लीजिए जो केस है वो चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हाई कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट इस पे एक रिट्स इशू करेगी, जो रिट्स क्या होगा? प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिशन का हाई कोर्ट रिट्स इशू करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट को, कि ये जो ज्यूरिडिक्शन है वो आपके अथॉरिटी के बाहर है। ओके, तो क्योंकि उसका जो केस है वो जुवेनाइल केस में चलना चाहिए, जुवेनाइल कोर्ट में उसका ट्रायल चलना चाहिए, बट अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका ट्रायल चला रहे हो, जो कि गलत है। ओके, तो हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये रिट्स इशू करेगी और इसको बोलेगी आप इस पे स्टॉप करें,
यानी वो चीजों को प्रिवेंशन करती है हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को। ओके, जैसे मान लीजिए कोई केस है वो हाई कोर्ट के अंडर में चल रहा है और वो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी हाई कोर्ट को कि आप इस पे स्टे करें इस केस को। ओके, तो ये चीज होता है प्रोहिबिशन, और ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे नहीं लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो प्रोहिबिशन का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे हमारे किसी नॉन में कोई केस चल रहा होता है तो आपने सुना होगा कि स्टॉप यानी स्टे ले लिया किसी बंदे ने उस केस पे, तो यही चीज होती है। आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है जो रिट्स है वो है सर्टियोरारी। ओके, सर्टियोरारी क्या होती है, अभी तक जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उसको स्टॉप करा है, उसका क्योर भी तो करना है। अभी तक जो प्रिवेंशन करा है उसका क्योर करना है। तो सर्टियोरारी जो रिट्स होती है वो क्या होती है, प्रिवेंशन प्लस क्योर। यानी अभी तक जो ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, उसके लिए। देन सर्टियोरारी में क्या होता है कि अभी तक जो प्रोहिबिशन के तहत जो प्रिवेंशन यानी स्टॉप लगा है केस पे, जो जुडिशरी बॉडी है उसने जो स्टॉप लगाया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कोई कमांड दी है और प्रोहिबिशन रिट्स जारी करके, तो अभी उस केस पे स्टॉप लग गया है, तो उसकी क्योर करने के लिए हम सर्टियोरारी रिट्स जारी करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई केस है और वो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है जुडिशरी सिस्टम है उसके रेंज के बाहर है, यानी वो हरियाणा का कोई केस है और वो अपने राजस्थान जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सॉल्व कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हरियाणा की हाई कोर्ट है, वो क्या करेगी, एक रिट्स जारी करेगी सर्टियोरारी, और वो राजस्थान कोर्ट को बोलेगी कि आप जो है इसको हमें सौंप दीजिए, इस केस को हमें सौंप दीजिए, क्योंकि ये आपकी जुडिशियल अथॉरिटी से बाहर आता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मान लीजिए कोई केस है और वो हाई कोर्ट में चल रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस जो केस चल रहा है इसकी लीगैलिटी पे भी उसको शक है कि ये इसके साथ लीगल नहीं हो रहा है, या फिर जो ज्यूरिडिक्शन है वो उसके ज्यूरिडिक्शन एरिया या फिर रेंज के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सर्टियोरारी रिट्स जारी करके उस केस को सॉल्व करेगी और अपने पास मंगा सकती है उस केस को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रिवेंशन प्लस क्योर जो होता है वो सर्टियोरारी का काम होता है, और ये सिर्फ किसी भी ट्रिब्यूनल, जो हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं, आप उनका आर्टिकल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ट्रिब्यूनल का आर्टिकल कौन से होते हैं। ये जो सर्टियोरारी है वो किसी ट्रिब्यूनल को भी जारी किया जा सकता है, और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी जारी कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को सर्टियोरारी जो रिट्स है वो जारी कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं को वारंटो के बारे में देखते हैं। ओके, जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था कि जो प्रोहिबिशन है, जो प्रोहिबिशन रिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी एंड क्वासी जुडिशरी बॉडी के लिए ही ये रिट्स जारी किया जा सकता है। जो प्रोहिबिशन रिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी बॉडी के लिए ही इशू किया जा सकता है। बट अनदर वे अगर हम सर्टियोरारी को देखते हैं तो सर्टियोरारी जो है हमारी, ये इन दोनों के साथ साथ में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उनको भी ये जारी किया जा सकता है। ये दोनों में जो बहुत माइनर डिफरेंस है, जो हर बार एग्जामिनर पुटअप करता है एग्जाम में, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, यानी फॉर एग्जांपल दैट अगर सर्टियोरारी जो है, अगर कोई पुलिस वाला है वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई काम कर रहा है, ओके, जैसे कोई हरियाणा का पुलिस वाला है, ओके, वो जाके दिल्ली में या फिर यूपी में जाके कोई अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कोई काम कर रहा है, देन सर्टियोरारी उसके खिलाफ भी इशू किया जा सकता है रिट्स। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों में ये एक माइनर डिफरेंस है जो एग्जामिनर हर बार पूछता है। ओके, सो नेक्स्ट हम रिट्स करते हैं को वारंटो। ओके, को वारंटो नेक्स्ट जो हमारी रिट्स है वो है को वारंटो। तो को वारंटो के बारे में जानते हैं। को वारंटो रिट्स क्या कहती है, इसका मीन होता है बाय वाट अथॉरिटी, इट्स मीन अगर कोई पब्लिक ऑफिसर ऑफिस होल्ड करता है, वो जो उसकी लीगैलिटी है, यानी उस ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस बना हुआ है उसको बिना फॉलो किए, यानी फॉर एग्जांपल दैट अभी यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी सेलेक्टेड जो आईपीएस आईआरएस है, वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए दोबारा से यूपीएससी का जो एग्जाम है वो नहीं दे सकते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जितने भी यूपीएससी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर होते थे, आईआरएस, वो रिजाइन देकर के अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए या विदाउट रिजाइन दिए ही रैंक इंप्रूव करने के लिए क्या करते थे, वो यूपीएससी का एग्जाम देते थे, जिससे जो अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत लॉस होता था। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उसने क्या किया, एग्जाम दिया, और उसने जो फॉर्म फिल करते टाइम ये नहीं बताया कि मैं इससे पहले सेलेक्ट हो चुका हूं, और उसने दोबारा से एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद अगर किसी तरीके से मान लीजिए किसी ने पीआईएल या फिर को वारंटो, तो क्या कर किसी आफ्टर सिलेक्शन अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है किसी तरह और किसी ने केस कर दिया या फिर कोई बात होगी, तो जो अगर उसका केस चलता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, तो क्या होगा कि जो जुडिशरी है वो एक को वारंटो इशू करेगी रिट्स। इस रिट्स के थ्रू पूछेगी बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू अपॉइंटेड हियर, आप किस अथॉरिटी के थ्रू, आपकी अथॉरिटी क्या रही है, आपका क्राइटेरिया क्या रहा, आप अपॉइंट हुए हो, तो ये रेट्स इशू करते हैं ऐसे टाइम पे। ओके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 65 ईयर का है। ओके, ये 65 ईयर उनकी एज होनी चाहिए, और वो बाद में पता चला कि वो तो 68 ईयर के हैं। ओके, सो उनसे को वारंटो रेट्स इशू करके पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी के थ्रू इस पोस्ट पे अपॉइंटेड हुए हो। ओके, लेकिन इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं, ये चीज सेम लागू होती है पुलिस या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक ऑफिसर होते हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं, सब पे ये लागू होती है। को वारंटो सबके लिए इशू किया जा सकता है। एग्जाम्पशन इसमें क्या है, मिनिस्टर,
जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनके लिए ये चीज़ इशू नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उनके लिए को वारंटो रेट्स इशू नहीं किया जा सकता है। ओके, इससे अच्छे से मैं आपको बताऊं कि को वारंटो किसके लिए इशू किया जा सकता है। जैसे कोई पब्लिक ऑफिस है, उसमें जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उसकी लीगैलिटी पे अगर कोई डाउट होता है तो उसके लिए को वारंटो इशू किया जा सकता है। या फिर कोई गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि इसे एग्जाम देने के बाद ही फिलअप किया जाएगा, और वहाँ पे कोई सीक्रेसी विदाउट एग्जाम दिए भी कोई अगर अपॉइंटेड हो जाता है तो उससे ये को वारंटो इशू करके पूछा जा सकता है, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो ये होता है को वारंटो। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, सो वन थिंग इज दैट वी मिस्ड हियर अबाउट को वारंटो रेट्स इज दैट कि जो को वारंटो रेट्स है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए ही इशू किया जा सकता है। उसमें भी एक एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर के लिए जो को वारंटो है वो इशू नहीं किया जा सकता है। ओके, सो आई थिंक